हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 10th की भूगोल की बुक की हम यहां पे एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें से आज हम इकाई 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इकाई 2 तक कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके शेष इकाई को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। आज हम इकाई 3 में निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो आज इसमें से इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन को देखेंगे, और क्योंकि नीचे बहुविकल्पीय दिया है जो कि आप सभी को उसको हल करना है, तो इसलिए आप MCQ क्वेश्चन होगा जिसको आप सभी को उसको हल करने की कोशिश करना है। इसलिए आप यहाँ पर मेरे द्वारा बताए गए शब्दों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्माण उद्योग वर्तमान समय में विनिर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास और संपन्नता का सूचक है। कच्चे मालों के द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। विनिर्माण उद्योग क्या कहलाता है? अर्थात कच्चे माल के द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण कहलाता है। जैसे कि कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी, लोहे अयस्क से लोहा इस्पात, बॉक्साइट से एल्युमिनियम आदि वस्तुओं का निर्माण होता है। हमारे देश में विनिर्माण उद्योग का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ इसका विकास घरेलू उद्योग से शुरू होकर के बृहत आकार में 19वीं शताब्दी के मध्य आरंभ हुआ। आज असंख्य बड़े निर्माण उद्योग पूरे देश में स्थापित हैं। इसमें मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग सम्मिलित हैं। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना 1854 से हुआ था। जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था। लेकिन भारत में उद्योगों का योजनाबद्ध विकास स्वतंत्रता के बाद 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। तो कहा जाता है कि जो भारत में आधुनिक औद्योगिक का विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ये मुंबई में, और प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना 1854 में हुआ था। जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर? रिसरा नामक स्थान पर हुआ था। 1855 में कोलकाता में ये पहला कारखाना सूती वस्त्र का खोला गया था। कहाँ? निकट रिसरा नामक स्थान पर। लेकिन भारत में उद्योगों का योजनाबद्ध विकास स्वतंत्रता के बाद 1851 में हुआ। 1951 में हुआ था। कहाँ पर? 1951 में हुआ। और प्रथम विकास का, औद्योगिक विकास का प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल से हुआ था 1854 से। लेकिन 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था पहला जूट का पहला कारखाना। किसी उद्योग को स्थापित करने में कई कारकों का योगदान होता है। इन कारकों को 2 वर्गों, भौतिक और मानवीय कारकों में रखा जा सकता है। कच्चा माल, शक्ति के साधन व जल की सुलभता और अनुकूल जलवायु भौतिक कारक हैं, जबकि श्रमिक, बाजार, परिवहन, पूंजी व बैंक सुविधा, सरकारी नीतियाँ ये मानवीय कारक के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिक के अंतर्गत कच्चा माल, शक्ति के साधन, जल की सुलभता तथा अनुकूल जलवायु ये भौतिक कारक हैं। तो मानवीय कारक के अंतर्गत जैसे कि श्रमिक हुए, बाजार हुआ, परिवहन हुआ, पूंजी, बैंक सुविधा, ये सब सरकारी नीतियां जो होती हैं ये मानवीय कारक के अंतर्गत आती हैं। उद्योगों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। श्रम के आधार पर, अगर हम श्रम के आधार पर बात करें, उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है बड़े पैमाने का उद्योग और दूसरा है मध्यम पैमाने और तीसरा है छोटे पैमाने के उद्योग। अर्थात अगर श्रम के आधार पर देखा जाए तो उद्योगों को 3 प्रकार से बांटा गया है। ये 3 प्रकार का। तो बड़े पैमाने का उद्योग क्या कहता है? जब उद्योगों में बड़ी मात्रा में श्रमिकों और पूंजी का प्रयोग हो तथा अधिक उत्पादन हो तो उन्हें हम बड़े पैमाने का उद्योग कहते हैं। सूती कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग इस श्रेणी में आते हैं।
सूती कपड़ा उद्योग जो हुआ, पटसन उद्योग हुआ, इस श्रेणी के अंतर्गत आएगा जब उद्योगों में बड़ी मात्रा व श्रमिकों और पूंजी का प्रयोग हो तो वो अधिक उत्पादन होते हैं तो उन्हें हम बड़े पैमाने का उद्योग कहते हैं। दूसरा है मध्यम पैमाने का उद्योग। इसमें ना तो बहुत अधिक श्रम का प्रयोग होता है और ना ही बहुत उत्पादन, जैसे साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न जैसे उद्योगों को इस वर्ग में रखा जा सकता है। छोटे पैमाने के उद्योग ग्रामीण, लघु तथा घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जो परिवारों के सदस्यों तक ही सीमित रहता है। इसमें परिवार के सदस्य मिलकर के सरल विधियों से वस्तु निर्माण करते हैं। इसमें पूंजी भी बहुत कम लगाई जाती है। आभूषण निर्माण तथा हस्तशिल्प उद्योग इसके अच्छे उदाहरण हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योग दो प्रकार का होता है, एक भारी उद्योग, दूसरा है हल्का उद्योग। तो कच्चे माल में भारी उद्योग के अंतर्गत इन उद्योगों में भारी कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है और जिससे कि विनिर्मित वस्तुएं भी भारी होती हैं। लोहा इस्पात उद्योग इसका एक अच्छा उदाहरण है। हल्का उद्योग, इस वर्ग के उद्योगों में हल्के कच्चे माल का प्रयोग होता है जिससे ये हल्के माल का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सिलाई मशीन उद्योग इसके उत्तम उदाहरण हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को तीन भाग में बांट दिया गया। स्वामित्व के आधार पर अगर बात करें तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को दो ही प्रकार में बांटा गया, एक है सार्वजनिक उद्योग, दूसरा है संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। संयुक्त सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित हैं। इनका संचालन सरकार स्वयं करती है, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के लोहा इस्पात केंद्र ये सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण हैं। संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग, जब उद्योगों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों व सहकारी समितियों का योगदान हो तो उसे हम संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड या महाराष्ट्र के चीनी उद्योग अमूल गुजरात इसके उत्तम उदाहरण हैं। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ये महाराष्ट्र में है और वही चीनी उद्योग अमूल गुजरात इसके उत्तम उदाहरण के हैं। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है? तो कच्चे माल के स्रोत के आधार पर जैसे कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र, जूट, रेशमी, ऊन वस्त्र तथा खाद्य तेल कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र बनाने में भारत का एकाधिकार बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, परंतु आधुनिक पहली सूती मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट पोर्ट क्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित की गई, लेकिन यह मिल कुछ समय के बाद बंद हो गई और वास्तविक पहली सफल मिल ये मुंबई में सन 1854 में काबस जी नाना भाई डाबर ने लगवाई और इसके बाद भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास होने लगा। तो भारत में पहली सूती मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्ट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था, लेकिन यह मिल कुछ समय के बाद बंद हो गई और वास्तविक पहले सफल मिल मुंबई में सन 1854 में काबस जी नाना भाई डाबर ने लगाई और इसके बाद भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास होने लगा। सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है। ये कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न उद्योगों में लगे श्रमिकों का लगभग 20% से अधिक पाया जाता है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में इसका स्थान 14% है और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 4.0% है। एवं विदेशी आय में 17% है। देश में लगभग 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र बनाने वाली मिलें हैं, इसमें से 800% मिलें निजी क्षेत्र में हैं। शेष सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों में हैं। आज देश 93% सूती वस्त्र विकेंद्रीय क्षेत्र में तैयार किया जाता है, अर्थात मिलों के अलावा कपड़ा विभिन्न केंद्रों में तैयार किया जाता। प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग की अधिकांश मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित थीं। कपास, बाजरा और परिवहन और आर्द्र जलवायु की उपलब्धता ने इन राज्यों में सूती मिलों के स्थापित करने में विशेष योगदान दिया।
परंतु आज देश की अधिकांश मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में केंद्रित हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, शोलापुर, पुणे और वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद, जलगांव सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। गुजरात में अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, पोरबंदर प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है क्योंकि सिर्फ मुंबई महानगरी क्षेत्र में भारत का लगभग 1/4 सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। पश्चिमी बंगाल में हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली, श्रीरामपुर प्रमुख केंद्र हैं। पश्चिमी बंगाल में हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली और श्रीरामपुर प्रमुख केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुरादाबाद, आगरा, मोदीनगर प्रमुख केंद्र हैं। ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और देवास मध्य प्रदेश के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरै तमिलनाडु के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। विस्तृत बाजार, परिवहन, बैंक, विद्युत सुविधाओं ने देश में सूती वस्त्र उद्योग के विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संपूर्ण भारत में सूती वस्त्र के बाजार एवं कच्चे माल का वजन हास्य उद्योग न होने के कारण भी इस उद्योग का राष्ट्रव्यापी विकेंद्रीकरण हुआ है। आज सूती वस्त्र उद्योग कई समस्याओं से ग्रस्त है। इनमें उत्तम किस्म के कपास की कमी, कम उत्पादकता होने वाली परंपरागत मशीनों की प्रधानता, अनियमित विद्युत आपूर्ति, निम्न उत्पादकता तथा कृत्रिम रेशे से निर्मित वस्त्रों के साथ कड़ी स्पर्धा शामिल है। भारत में सूती कपड़ों का निर्यात मुख्यतः सिले सिलाए कपड़ों के रूप में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, यूरोप के पूर्वी देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीकी देश भारतीय सूती वस्त्र के मुख्य आयातक देश हैं। भारत जापान को भी सूती वस्त्र निर्यात करता है। वर्ष 2006-07 में 36.10 करोड़ वर्ग मीटर भारत में तैयार किया गया। देश में पहला वस्त्र पार्क सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात संवर्धन के लिए एक वस्त्र पार्क की स्थापना तमिलनाडु में तिरुपुर में एटीयू रंपलायम गांव में किया गया है। जूट या पटसन उद्योग। जूट या पटसन उद्योग। सूती वस्त्र के बाद जूट उद्योग भारत का दूसरा महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग है। कच्चे जूट और जूट से बने सामान के उत्पादन में भारत का संसार में पहला स्थान है। जूट के सामान के निर्यात में भारत का बांग्लादेश के बाद संसार में दूसरा स्थान। भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। 2006-07 में इनमें 69 मिलें पश्चिमी बंगाल में हैं और पश्चिमी बंगाल में 80% से अधिक जूट के सामानों का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में 10% जूट का सामान तैयार होता है और शेष जूट का सामान बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा में तैयार किया जाता है। तो सूती वस्त्र के जूट उद्योग में भारत का दूसरा और कच्चे जूट और जूट से बने सामान के उत्पादन में भारत संसार का पहला स्थान है कच्चे जूट और जूट से बने सामान से, और सूती वस्त्र के जूट उद्योग में भारत का दूसरा स्थान है। पश्चिमी बंगाल में अधिकांश मिलें हुगली नदी के किनारे पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर एक संकरी मेखला में स्थित है। यहाँ मिलों के संकेंद्रित होने के निम्न कारण हैं: जूट उत्पादन क्षेत्रों की निकटता, सस्ते जल परिवहन, कच्चे जूट को संसाधित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता इत्यादि। इसके अतिरिक्त सस्ते श्रमिकों, बैंकों और बीमा सुविधाओं तथा निर्यात के लिए बंदरगाह सुविधा ने जूट उद्योग को यहाँ संकेंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज यह उद्योग लगभग 2.61 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराता है।
वर्ष 2006-07 में कच्चे जूट का उत्पादन 90 लाख गांठें और प्रति गांठ 180 किलोग्राम था। 180 किलोग्राम था। हुगली प्रदेश में जूट की मिलें, हुगली प्रदेश देख सकते हैं यहाँ पर, और ये मिलें थीं। हुगली प्रदेश में जूट वस्त्र उद्योग के कारखाने। स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी भारत को जूट उद्योग निर्यात के द्वारा अच्छी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता रहा। इस समय जूट उद्योग को कई चुनौतियों का सामना कर रहा। ऊंची उत्पादन लागत, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम धागों से तैयार सामान और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब देश और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया भारतीय जूट उत्पादों के प्रमुख ग्राहक हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग, ये देश के सबसे पुराने वस्त्र उद्योगों में से है। ऊनी वस्त्र उद्योग का संकेंद्र पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान राज्यों में है। धारीवाल, लुधियाना और अमृतसर के प्रमुख केंद्र हैं। महाराष्ट्र में मुंबई इसका सबसे बड़ा केंद्र है। बीकानेर और जयपुर राजस्थान में ऊनी वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर तथा कर्नाटक में बंगलोर भी देश के ऊनी वस्त्र उद्योगों के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। वस्त्र एवं पोशाक उत्पादन या उत्पादक इकाइयाँ मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय ऊन का सामान संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और यूरोप के देशों को निर्यात किया जाता है। देश के ऊनी वस्त्र उद्योग के सामने कच्चे ऊन की आंतरिक बाजार की कमी और उत्पादों की निम्न गुणवत्ता प्रमुख समस्याएं हैं। इन समस्याओं के बावजूद भी आज भारत विश्व में ऊन का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्या आप जानते हैं पश्मीना ऊन एक विशेष नस्ल की बकरियों के बालों या रोएं से तैयार किया जाता है जो बहुत ही नरम और मुलायम होता है। यह अति गर्मी प्रदान करता है और ये बकरियां कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गुर्जा के द्वारा पाली जाती हैं और विश्व के कुल उत्पादक का 1.8% का योगदान करता है। वर्ष 2005-06 में 55,000 मिलियन किलोग्राम ऊन का उत्पादन भारत में हुआ था। रेशमी वस्त्र, अंगूर का जो ऊन है खरगोश के रोएं से प्राप्त किया जाता है। अंगूरा का ऊन खरगोश के रोएं से प्राप्त किया जाता है। रेशमी वस्त्र, भारत प्रारंभ से ही रेशम से बने वस्तुओं के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा। देश में 4 प्रकार के रेशम मलबरी, तसर, इरी और मूंगा, ये 4 प्रकार के रेशम पैदा किया जाती है। भारत में रेशम की लागत 90 मिलें हैं। भारत में रेशम की लगभग 90 मिलें हैं और इसके अतिरिक्त कई छोटी व मध्यम इकाइयाँ भी रेशमी कपड़ा उत्पादन करने में लगी हैं। भारत लगभग 8.5 लाख किलोग्राम रेशम का धागा तैयार करता है। 90% से अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, जम्मू कश्मीर राज्यों में होता है। कर्नाटक में मंगलोर, कोलार, मैसूर और बेलगांव रेशम के प्रमुख केंद्र हैं। पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद और बांकुरा, जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर रेशमी वस्त्र तैयार करने के प्रमुख केंद्र हैं। भारतीय रेशम की मांग यूरोप और एशिया के देशों में बहुत अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, सऊदी अरब, कुवैत, सिंगापुर रेशम कपड़ों के प्रमुख आयातक देश हैं। भारतीय रेशम उद्योग को चीन, थाईलैंड, इटली के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा है। कृत्रिम वस्त्र उद्योग में कृत्रिम धागे का प्रयोग किया जाता है। इन वस्त्रों का
हमारे वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है। ये मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं और पुनः रंगने और बुनने में भी आसानी होती है, जिससे वस्त्र उद्योग में एक क्रांति पैदा कर दी। मानव निर्मित रेशों को रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से लुगदी, कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। वस्त्र में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए इन्हें प्रायः प्राकृतिक रेशों जैसे कि कपास, रेशम और ऊन के साथ मिलाकर के बनाया जाता है। इस उद्योग का केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक विस्तार हुआ। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, अमृतसर, ग्वालियर, कोलकाता कृत्रिम वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। क्या आप जानते हैं कृत्रिम धागे जो हैं ये पेट्रो रसायन के उत्पादन के द्वारा तैयार किया जाता है। कृत्रिम धागे पेट्रो रसायन के उत्पादन से तैयार किया जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर, रियान और एक्रिलिक और पॉलीमर। चीनी उद्योग। भारत संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गुड़ और खांडसारी को मिलाकर के चीनी के उत्पादन में भी इसका पहला स्थान। भारत वर्तमान समय में ये उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और एक बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। कच्चे माल के मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। आधुनिक आधार पर इस उद्योग का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ, जब बिहार के सारण जिले के मडौरा में एक चीनी मिल की स्थापना की गई। हम जानते हैं कि चीनी उद्योग गन्ने पर निर्भर करता है। गन्ना काटने के बाद वजन में घटने वाला तथा शीघ्र खराब होने वाला होता है। गन्ने की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रख करके चीनी मिलें गन्ना के उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं। वर्ष 2008 में देश में चालू चीनी मिलों की संख्या 615 थी, जिसमें से सिर्फ महाराष्ट्र में 134 से अधिक मिलें हैं और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हैं। पिछले कुछ वर्षों से इन उद्योगों की संख्या दक्षिण और पश्चिम राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि गन्ने में अधिक शर्करा की मात्रा है। यहाँ की ठंडी जलवायु भी लाभदायक है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियों में भी सफल रही है। चीनी उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा, जैसे कि इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी युवा परंपरागत तकनीकी का प्रयोग, परिवहन अक्षमता से गन्ने का समय पर कारखाने में न पहुंचना और तथा खोई का अधिकतम इस्तेमाल न होना, हड़ताल, समय पर किसानों को गन्ने के मूल्य न मिलना और विद्युत की कमी जैसी अन्य गंभीर समस्याएं हैं। क्या आप जानते हैं कि उपभोक्ता जो होता है, उपभोक्ता एक ऐसा उद्योग है जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। इसमें विशेष रूप से गृह उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे कागज उद्योग, दंतमंजन, पंखा, सीमेंट उद्योग इसके उत्तम उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर हैं, इन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। लौह एवं इस्पात, सीमेंट, रसायन उद्योग खनिज आधारित उद्योग के अच्छे उदाहरण हैं। लौह और इस्पात उद्योग। लौह और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बने मशीनरी पर निर्भर करते हैं। इसे अन्य उद्योगों का जनक भी कहा जाता है। भारतवासियों को लोहा बनाने की कला ईसा से हजारों वर्ष पहले से आती है। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट खड़ा लौह स्तंभ देश में निर्मित लौह की गुणवत्ता का सटीक प्रमाण है। 10वीं के प्रसिद्ध तलवारें भारतीय लोहे से बनाई गई जाती थी। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना 1803 में पोटा नोवा नामक स्थान पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, परंतु स्थानीयकरण के कारण
स्थानीयकरण के अनुकूल कारकों की कमी के कारण इसे बंद करना पड़ा। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक रूप से प्रारंभ सन 1864 में पश्चिमी बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित होने के साथ हुआ और इस्पात का बड़े पैमाने पर उत्पादन का 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा साकवी झारखंड स्थित जमशेदपुर में कारखाने की स्थापना के साथ हुआ। तो 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था। इसके बाद पश्चिमी बंगाल में बर्नपुर तथा कर्नाटक में भद्रावती से भी स्वतंत्रता के पूर्व कारखाने लगाए गए। स्वतंत्रता के बाद विदेशी सहयोग से लोहा इस्पात के कई कारखाने लगाए गए और इस समय भारत में 10 बृहद लोहा एवं इस्पात संयंत्र हैं और लगभग 200 छोटे इस्पात संयंत्र हैं। तो टाटा लोहा इस्पात जो है ये राज्य झारखंड में जमशेदपुर में खोला गया था। भारतीय लौह और इस्पात ये पश्चिमी बंगाल में बर्नपुर में, और विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात है ये कर्नाटक में भद्रावती, कर्नाटक के भद्रावती में है। भिलाई लोहा एवं इस्पात ये रूस के सहयोग से खोला गया था छत्तीसगढ़ के भिलाई में। राउरकेला इस्पात उद्योग ये जर्मनी के सहयोग से खोला गया उड़ीसा के राउरकेला में। दुर्गापुर इस्पात उद्योग ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर में। बोकारो इस्पात उद्योग ये रूस की सहायता से झारखंड के बोकारो में। वही सेलम इस्पात उद्योग तमिलनाडु के सेलम में खोला गया। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, और विजयनगर इस्पात कर्नाटक के विजयनगर में स्थापित किया गया था। लौह इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें भारी तथा अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का प्रयोग होता है। इसमें लौह अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर, मैंगनीज अयस्क महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि लौह एवं इस्पात उद्योगों की स्थिति कच्चे माल के उत्पादन क्षेत्रों से नियंत्रित है। इनका उत्पादित माल भी भारी होता है, अतः इसके वितरण के लिए उत्तम परिवहन तंत्र का होना अति आवश्यक है। विशाखापट्टनम ही एक ऐसा संयंत्र है जिसकी स्थिति तटवर्ती है, जबकि देश के अन्य सभी बृहद लौह इस्पात संयंत्र भारतीय प्रायद्वीप के खनिज संपन्न उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में स्थित है। वर्ष 2007-08 में भारत 76.9 लाख टन इस्पात का निर्माण कर संसार में कच्चे इस्पात उत्पादों में 5वें स्थान पर है। यह स्पंज स्क्रैप लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों की सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधीन है, जबकि टिस्को का प्रबंध टाटा स्टील करती है। लौह इस्पात के अधिकांश संयंत्र भारत के छोटा नागपुर पठार में स्थापित हुए। मतलब लौह इस्पात के अधिकांश संयंत्र जो है ये भारत के छोटा नागपुर पठार में स्थापित हुए, क्योंकि इसी क्षेत्र में लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार हैं। आज उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण एवं उद्यमियों के प्रयत्न से इन उद्योगों को बढ़ावा दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से छत्तीसगढ़ के रायपुर में तथा उड़ीसा के गोपालपुर में नवीन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है? एल्युमिनियम उद्योग ये भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। यह लचीला, हल्का, जंगरोधी, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसका जो अयस्क है बॉक्साइट है, अर्थात एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। हवाई जहाज, बर्तन उद्योग
तथा तार बनाने में प्रयोग किया जाता है। आज इसकी लोकप्रियता इसलिए और बढ़ रही है क्योंकि यह कई उद्योगों में इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होता है। एक टन एल्युमिनियम के लिए लगभग 6 टन बॉक्साइट तथा 18,000 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होती है। एल्युमिनियम लगभग मूल्य में 30 से 40% तक विद्युत की कीमतें होती हैं और स्पष्ट है कि एल्युमिनियम उद्योग की स्थिति बॉक्साइट और सस्ती बिजली की आवश्यकता से पूरी तरह से प्रभावित होती है। आज देश में 8 प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र हैं जो उड़ीसा के नालको व बाल्को। आज देश में 8 प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र हैं जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। ये सभी संयंत्र मिलकर के वर्ष 2007-08 में लगभग 6.2 लाख टन एल्युमिनियम का उत्पादन किया है। तांबा प्रगलन उद्योग। भारत में पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम के द्वारा घाटशिला नामक स्थान पर झारखंड राज्य में स्थापित किया गया था। सन 1972 में भारतीय तांबा निगम को हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड भारत में एकमात्र तांबा उत्पादन संस्थान है और इसके 2 केंद्र हैं, एक पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला के निकट मऊ भंडार नामक स्थान पर झारखंड राज्य में और दूसरा राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी नामक स्थान पर स्थित। इन जिलों में स्थित तांबे की खानों के निकट ही तांबे के प्रगलन संयंत्र लगाए गए हैं। आपको पता है कि भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान जो है राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान पर है। खेतड़ी को तांबा प्रगलन संयंत्र को मध्य प्रदेश से प्रगलन बालाघाट जिले में स्थित मलंजखंड खान से भी तांबा अयस्क की आपूर्ति की जाती है। आयातित अयस्क पर आधारित एक नई तांबा परियोजना तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थापित की जा रही है। भारत 43,000 टन तांबा ब्लास्टर या आंशिक रूप से परिष्कृत उत्पादित करता है। इससे देश की केवल 50% आवश्यकता की पूर्ति होती है। शेष 50% तांबा जाम्बिया, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा से आयात करना पड़ता है। तांबा से पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर और रोल्ड गोल्ड, अष्टधातु आदि मिश्रित धातु बनाई जाती है। रासायनिक उद्योगों का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह आकार में विश्व का 12वां और एशिया में तीसरा स्थान रखता है। इस उद्योग का देश में तेजी से विकास हो रहा है। यह तीव्र वृद्धि अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों प्रकार के रासायनिक उद्योगों में दिखाई पड़ रही है। भारतीय अकार्बनिक रसायनों के अंतर्गत गंधक का तेजाब इसका प्रमुख उर्वरक, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, गोंद, रंग, रोगन, डाई आदि के निर्माण में होता है। नाइट्रिक एसिड क्षारित सामग्री, सोडा ऐश जिसका उपयोग कांच, कागज, साबुन, वॉशिंग पाउडर बनाने में होता है तथा कास्टिक सोडा आते हैं। भारी कार्बनिक रासायनिक उद्योगों के अंतर्गत पेट्रोलियम प्रमुख हैं। इनका उपयोग कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक की वस्तुएं, रंग रोगन, औषधियों के निर्माण में किया जाता है। अकार्बनिक रासायनिक उद्योग देश के विभिन्न भागों में फैले हैं, जबकि कार्बनिक रासायनिक तेल शोधक तथा पेट्रोलियम संयंत्र के निकट स्थित है। कीटनाशकों के उत्पादन ने हानिकारक कीट पतंगों, खरपतवार को नियंत्रित कर कृषि विकास में विशेष योगदान दिया। औषधियों के उत्पादन में भारत विकासशील देशों में अग्रणी है। ये पूरे उद्योग क्षेत्र का 14% उत्पादन करता है तथा निर्यात में भी इसे 14% का योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी 3% ही है। उर्वरक उद्योग
भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए उर्वरक का उपयोग अनिवार्य है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादक है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र यह 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास सन 1951 में भारतीय उर्वरक निगम के द्वारा सिंदरी में संयंत्र स्थापित करने के साथ हुआ। हरित क्रांति के कारण उर्वरक की मांग बढ़ी और जिसमें भारत के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य कुल उत्पादन का 50% से अधिक उर्वरक का उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक अन्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक है। प्राकृतिक गैस की सहजता सुलभता के कारण देश के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जा सके। भारत द्वारा वर्ष 2006-07 में लगभग 150 लाख टन नाइट्रोजनी, 50 लाख टन फास्फेटी तथा 20 लाख टन पोटासी उर्वरक का उत्पादन किया है। पोटास उर्वरक बनाने के लिए भारत को पोटेशियम आयात करना पड़ता है। सीमेंट उद्योग, आवास निर्माण एवं देश के ढांचागत क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग देश है। भारत में कई तरह के सीमेंट का उत्पादन होता है, जैसे कि साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस और स्लैग सीमेंट, ऑयल वेल एवं सफ़ेद सीमेंट आदि। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल जैसे कि चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम, जिप्सम की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह उद्योग कच्चे माल के निकट स्थापित किया जाता है। पहला सीमेंट संयंत्र जो है यह 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। इस उद्योग का विस्तार मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद ही हुआ। आज देश में 159 अर्थात 162 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे सीमेंट संयंत्र हैं। 2008 के में इनकी कुल उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 1683 लाख टन 2007-08 में थी, जबकि भारतीय सीमेंट की गुणवत्ता उत्तम है अतः दक्षिण और पूर्वी एशिया के देशों में इसकी बहुत अधिक मांग है। इस समय देश में प्रति वर्ष 20 लाख टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग जैसे परिवहन उपकरण उद्योग, जैसे रेलवे। भारत में रेलवे का जाल बिछा है और माल एवं सवारी गाड़ी के डिब्बों और रेल के इंजनों की बड़ी संख्या में मांग रहती है। अतः रेलवे इंजन, यात्री डिब्बे और माल डिब्बे निर्माण का उद्योग बड़े स्तर पर विकसित हुआ है। आज हम रेलवे के भारी डिब्बों का बड़े पैमाने पर निर्यात भी करते हैं। बड़ी लाइन वाले विद्युत चालित इंजन पश्चिमी बंगाल में स्थित चित्तरंजन के लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल में स्थित चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए जाते हैं। वाराणसी में डीजल चालित रेल इंजन के बनाने का कारखाना है। सवारी डिब्बे जो हैं ये पेराम्बूर, बेंगलोर, कपूरथला और कोलकाता में बनाए जाते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे निजी क्षेत्र तथा रेलवे कारखाने में तैयार किए जाते हैं। बिहार के पटना जिले के मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, जो रेलवे के लिए वैगन तैयार करता है। मुंगेर जिले के जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है, जो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। सारण जिले के छपरा में रेलवे पहिया बनाने का कारखाना, वही नालंदा जिले के हरनौत में सवारी गाड़ी के रेलवे बनाने का कारखाना अभी भी निर्माणाधीन है। तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ से बिहार के पटना जिले में जैसे मोकामा भारत वैगन एंड
इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जो रेलवे के लिए वैगन तैयार करता है। इसे मुंगेर जिले के जमालपुर रेलवे का वर्कशॉप है, जो एशिया का सबसे बड़ा पुराना रेलवे वर्कशॉप। फिर सारण जिले के छपरा में रेलवे पहिए बनाने का कारखाना और नालंदा जिला के हरनौत में सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना अभी निर्माणाधीन है। मोटर गाड़ी उद्योग सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक व्यापक है। इस समय मोटर वाहन जैसे ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि बड़ी संख्या में निर्मित किए जाते हैं। तिपहिया स्कूटरों के निर्माण में भारत का संसार में प्रथम स्थान। ट्रैक्टर और साइकिल भी बड़ी संख्या में बनाई जाती है। मोटरसाइकिलों का निर्माण लखनऊ, सतारा, पंकी अर्थात कानपुर, अहमदाबाद के निकट आकुर्दी तथा पिपरी में बनाए जाते हैं। मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुड़गांव हरियाणा में। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी भारत में मध्यम तथा भारी व्यापारिक वाहनों के मुख्य उत्पादक हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा नासिक में स्कॉर्पियो तथा बोलेरो का निर्माण करता है। टाटा नैनो कार कंपनी गुजरात में सस्ती कार बनाती है और इसके अतिरिक्त इन उद्योगों का विकास चेन्नई, पुणे, इंदौर, हैदराबाद तथा बेंगलुरु में भी हुआ है। पोत निर्माण उद्योग आज पोत निर्माण एक बड़ा उद्योग है। इस उद्योग के लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। इस समय देश में पोत निर्माण के 5 प्रमुख केंद्र हैं। पहला विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई और मझगांव। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 5 प्रमुख केंद्र हैं। कौन कौन से 5 प्रमुख केंद्र हैं? तो विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई और मझगांव सभी क्या हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। बड़े बड़े आकार के पोतों का निर्माण कोच्चि और विशाखापट्टनम में होता है। इनमें क्रमशः 1 लाख टन तथा 50,000 टन के जहाज बनाए जाते हैं। खाली जगह के वजन को DWT कहते हैं। मझगांव पोत प्रांगण भारतीय नौसेना के पोतों के निर्माण के लिए किया जाता है या किया गया है। कोलकाता के निकट गार्ड नरीज में कर्सनाव, माल नौकाएँ, निष्कर्षण पोत, तटपोत, जलपोतों के प्रयोग में आने वाले डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। वायुयान उद्योग यह एक ऐसा नया उद्योग है तथा ये पुरानी तरह सरकार के नियंत्रण में है। इस उद्योग का पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु में 1904 में लगाया गया था। अर्थात वायुयान का उद्योग जो है इसका पहला उद्योग ये हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु में 1940 में लाया गया। इस कारखाने को 1964 में एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिला करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु में बनाया गया, जिसका लोकप्रिय नाम HAL है। भारत अब कई प्रकार के छोटे एवं बड़े वायुयानों का निर्माण करता है। भारतीय वायुयानों का प्रयोग इंडियन एयरलाइंस और भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय वायुयानों का प्रयोग अंतर क्षेत्रों में इंडियन एयरलाइंस, विदेशों में भी एयर इंडिया एवं सैनिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। आज हम कृषक, पुष्पक और जेटमिग, सुपरसोनिक जेट, अवरोधी विमान, बमवर्षक, हेलीकॉप्टर, मिग, एक्टो 746 प्रकार के वायुयान का निर्माण करते हैं। बेंगलुरु, कानपुर, नासिक के निकट, ओझर उड़ीसा में, कोरापुट और आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद इस उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। फुटलूज अर्थात तकनीकी एवं श्रमिक दक्षता आधारित उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता रहती है। यह उद्योग जो है ये वो उद्योग है जो मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसने देश के आर्थिक ढांचे तथा लोगों की जीवन शैली में बहुत क्रांति ला दिया। इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, पेजर, रडार और सेलुलर, टेलीकॉम, लेजर और जैविक प्रौद्योगिकी,
शास्त्रीय उपकरण, कंप्यूटर की यंत्र सामग्री तथा प्रक्रिया सामग्री इत्यादि इन्हें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग भी कहते हैं। इनके प्रमुख उत्पादक केंद्र बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ। इसके अतिरिक्त 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। इस उद्योग का प्रमुख महत्वपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराना। इसमें रोजगार एवं पाए व्यक्तियों में लगभग 30% महिलाएं हैं। पिछले 2 या 3 वर्षों से यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्ति करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया, जिसका कारण तेजी से बढ़ता व्यवसाय प्रक्रिया वाह्यत्रोतीकरण है। इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था को ज्ञान अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि बंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी कहते हैं। इसे सिल्क नगर भी कहा जाता है। कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को स्वच्छंद उद्योग भी कहा जाता है। तैयार वस्त्र एवं पोशाक में हल्के उद्योग के रूप में पूरे देश में फैला हुआ है, किंतु बड़े केंद्रों में लखनऊ, लुधियाना, कोलकाता, जयपुर, श्रीनगर, चंडीगढ़, सूरत, शाहदरा, मऊ आदि प्रमुख हैं। मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर होजियारी एवं रेडीमेड वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग। सौंदर्य प्रसाधन के लिए भारत प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध रहा। इसके अंतर्गत साबुन, तेल, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश एवं कृत्रिम ज्वेलरी आ जाते हैं। यह उद्योग भी भारत में सभी जगह फैले हुए हैं, लेकिन कुछ विशेष वस्तुओं के लिए विशेष केंद्र प्रसिद्ध हैं। जैसे चंदन पर आधारित सौंदर्य मैसूर नगरी को ख्याति प्राप्त है। इत्र के लिए जौनपुर और खुशबूदार तेल के जरिए कन्नौज, अच्छे किस्म के साबुन के लिए मुंबई, पुणे, कोलकाता प्रमुख केंद्र हैं। कृत्रिम ज्वेलरी के लिए दिल्ली एवं पश्चिमी बंगाल, जयपुर प्रसिद्ध है। खिलौना उद्योग। खिलौना निर्माण उद्योग भारत में काफ़ी लोगों को रोजगार सृजन करता था, किंतु चीन और जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने के आयात से इस उद्योग में काफ़ी हासिल हो आया है, लेकिन आज भी यह उद्योग भारत के कई शहरों में विकसित है। इसमें शिवकाशी, बनारस, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरई, भोपाल आदि प्रमुख हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता उसके निर्माण उद्योगों के विकास में मापी जाती हैं। इन उद्योगों ने लोगों को रोजगार प्रदान कर उनकी कृषि पर निर्भरता को कम किया। निर्मित वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे गरीबी की समस्या पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के कारण क्षेत्रीय असमानताएं कम हुई। पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 70% है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में निर्माण उद्योग का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है, लेकिन पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र से 7% की दर से बढ़ोतरी की और यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2007-08 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ। सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। वैश्वीकरण का अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, अर्थात प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध की पूंजी, तकनीकी, व्यापारिक आदान प्रदान ही वैश्वीकरण है। भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीतियां वैश्वीकरण को परिभाषित करने में लगी हुई हैं। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ तारतम्य बनाना है।
क्या आप जानते हैं उदारीकरण? इसमें उद्योगों तथा व्यापार को लाल फीताशाही के अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतियोगी बनाना है। निजीकरण से आप क्या समझते हैं? देश के अधिकतर उद्योगों के स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंधन का निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना, इसके परिणाम स्वस्थ अर्थव्यवस्था पर सरकारी एकाधिकार कम या समाप्त हो जाता है। इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयात में खुली छूट, सीमा शुल्क में कम, विदेशी पूंजी की मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग से बीमा, जहाजरानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की छूट और रुपयों को पूर्ण परिवर्तनशील करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है। उदारीकरण और निजीकरण आर्थिक सुधारों के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में उपलब्धियां उत्साहवर्धक हैं। विदेशी मुद्राओं का भंडार काफ़ी बढ़ गया है। 2007-08 में 200 अरब डॉलर हो गया, किंतु इधर निर्यात और कृषि के दरों में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। विश्वव्यापी मंदी के बावजूद चीन को छोड़कर के अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में सकल घरेलू उत्पाद की दर अधिक है, किंतु सामाजिक क्षेत्रों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। रोजगार सृजन के अवसर कम हुए, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम प्रभावित हुआ। अनाज का विपुल भंडार रहते हुए भी भारी संख्या में भारतवासी कुपोषण के शिकार हैं। इसका मुख्य कारण उनमें क्रय शक्ति की कमी है। वैश्वीकरण से विदेशी उद्योगों और विशेषकर लघु एवं कुटीर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि वैश्वीकरण से हमारे अर्थव्यवस्था पर और औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनियां जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनी जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करते हैं। उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण का प्रभाव। विनिर्माण उद्योग का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, फिर भी उद्योगों ने प्रदूषण को बढ़ाया है, पर्यावरण का क्षरण किया है और उद्योगों ने 4 प्रकार के प्रदूषण वायु, जल, भूमि, ध्वनि को पैदा किया। वायु प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाले धुएं और गैसों ने वायु को बुरी तरह से प्रदूषित किया है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस भी कहते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अवांछित गैसों की अधिकता वायु प्रदूषण का कारण बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सांस के माध्यम से शरीर में पहुंच करके रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देती हैं, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। SO2 से आँख में जलन, दमा, खांसी, फेफड़ों के रोग, सिर में दर्द, चक्कर आना जैसी परेशानी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त वायु को प्रदूषित करने वाले ठोस व तरल दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। धूल, स्प्रे, कुहासा, धुआं, धुंध दोनों ही प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं। ये जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक मनुष्य प्रतिदिन 23,000 बार सांस लेता है? सांस के द्वारा मनुष्य प्रतिदिन 35 गैलन व 16 किलोग्राम ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है। जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के अनेक स्रोत हैं। इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक अपशिष्ट हैं, जिन्हें नदियों में छोड़ा जाता है। ये जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार के होते हैं। कोयला, रंग, साबुन, कीटनाशक, उर्वरक, प्लास्टिक की वस्तुएं, रबड़ आदि जल के सामान्य प्रदूषक हैं। कागज, लुगदी, रसायन, पेट्रोलियम तेल, शोधन शालाएँ, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख उद्योग हैं। उद्योगों से निकलने वाला विषाक्त धातु युक्त कूड़ा कचरा भूमि और मिट्टी को प्रदूषित करता है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जिससे जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गंदा जल पीने से हैजा, पेचिश, टाइफाइड तथा पीलिया जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले 5 प्रमुख उद्योग हैं, जैसे कि चर्म उद्योग, तेल शोधक उद्योग, डीजल कोयला आधारित उद्योग,
धातु उद्योग और पेपर उद्योग। ध्वनि प्रदूषण। अवांछित शोर भी प्रदूषण के सामान्यतः यह उद्योग और परिवहन के साधनों की देन है। यांत्रिक आरा मेलें, जनरेटर, खराब मशीनों की असहनीय आवाज़ लोगों की परेशानी का कारण होती हैं। अत्यधिक शोर से बहरापन, हृदय गति, चिड़चिड़ापन, नींद में कमी, इससे संबंधित अन्य समस्याएं प्रमुख हैं। भोपाल गैस त्रासदी एक ऐसी घटना थी जो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश में घटित हुई। खाद और कीटनाशक बनाने वाली यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव होने लगा। 500 लोग मौत के शिकार हो गए। बरौनी स्थित तेल शोध कारखानों से उत्सर्जित तेल युक्त अपशिष्ट के गंगा नदी में प्रवाहित होने से जल का प्रदूषण होता है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के मध्य प्रदेश में। किस गैस के रिसाव से हुआ? ये मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस के रिसाव से हुआ था। कौन सी कंपनी थी? ये यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री थी। तापीय प्रदूषण। उद्योगों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। इसके कारण सूक्ष्मजीव, जंतु, जलीय वनस्पति जलकर नष्ट हो जाते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शल्य उत्पाद कारखानों से चर्म रोग, कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मोकामा में स्थित बाटा जूता कारखाना एवं शराब बनाने वाले कारखाने से प्रतिदिन 2,50,000 गैलन विषाक्त अपशिष्ट जल का गंगा में समावेश होता है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। प्रदूषण को उचित योजनाओं के द्वारा रोका जा सकता है। उद्योगों को निर्धारित क्षेत्रों में स्थापित करके, उपकरणों की गुणवत्ता को बनाए रख करके तथा उनके सही परिचालन के द्वारा प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वैकल्पिक ईंधन का चयन तथा उनके सही उपयोग वायु प्रदूषण को रोकने का प्रमुख साधन है। उद्योगों में कोयले के स्थान पर तेल के उपयोग में से धुआं रोका जा सकता है। वर्तमान में कई ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से वायु में उत्सर्जित प्रदूषकों को रोका जा सकता है। इनमें पृथककारी छन्ना, बैग फिल्टर और स्क्रैबर यंत्र उल्लेखनीय है। उद्योगों के प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले उपचारित करके जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता। उद्योगों से निकलने वाली द्रव्यों को 3 स्तरों पर उपचारित किया जाता है। यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा प्राथमिक उपचार, जैविक प्रक्रिया के द्वारा द्वितीयक उपचार तथा जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा तृतीयक उपचार। प्राथमिक उपचार में छटाई, पिसाई और निथारना तथा गंदगी को तली में बिठाने की क्रिया शामिल है। द्वितीयक प्रक्रिया में जैविक विधियां शामिल हैं। तृतीयक उपचार में प्रदूषित जल के पुनः चक्रीय क्रिया शामिल है। मिट्टी और भूमि प्रदूषण के नियंत्रण में 3 क्रियाएं शामिल हैं। पहला, विभिन्न स्थानों से कूड़ा कचरा जमा करना, कूड़े कचरे का निपटाना, भूमि भरकर द्वारा करना, कचरे या कूड़े कचरे का पुनः चक्रण कर उपयोगी बनाना। औद्योगिक अपशिष्ट में मृदा की गुणवत्ता प्रभावित करने वाले पदार्थ के प्रतिशोधन या उदासीकरण के अतिरिक्त इनका समुचित प्रबंधन मृदा प्रदूषण के लिए आवश्यक है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है और इसमें से एक प्रश्न है, इनके उत्तर आप सभी को चलिए हम ये कराते हैं। इनमें से कौन औद्योगिक वनस्पति का कारक है? औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? जनसंख्या, ऊर्जा, बाजार, पूंजी। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी इनमें से कौन थी? तो सबसे पहले जो स्थापित लौह कंपनी थी ये टेस्को थी अर्थात टाटा और इस्पात कंपनी। पहली आधुनिक सूती जो निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि इसलिए स्थापित किया गया था कि मुंबई एक पत्तन है और ये कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है। मुंबई में पूंजी भी उपलब्ध थी, इसलिए चारों सही है, मतलब कि तीनों सही है, इसलिए गा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है?
तो कृषि पर आधारित नहीं था। ये सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता हावड़ा इसमें से सही होगा। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक केंद्र के अंतर्गत, तो निम्न में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये बोकारो लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग है, ये उपभोक्ता उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है? खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। एक ऊपर क्वेश्चन छूटा था, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो औद्योगिक अवस्थी का कारक नहीं है, तो जनसंख्या जो है ये अवस्थी कारक नहीं है। अर्थात यहाँ पर उत्तर होगा इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थी का कारक नहीं है? तो जनसंख्या। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन थी? तो टाटा लौह इस्पात कंपनी। इसके बाद पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि यहाँ ये सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता हावड़ा में। निम्न में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये बोकारो लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। और निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग है छोटे पैमाने का उद्योग। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। इसी के साथ ये अध्याय इकाई 3 समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे एक नए इकाई में, तब तक आप इसे रिवीजन करें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।